everyone, how are you all? Hope you all doing very good. Welcome to my channel again. So आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आई होप आप सबने पहली 2 वीडियोस देख ली होंगी एंड जिस किसी ने भी नहीं देखी आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिए एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के नीचे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन फर्स्ट. सो मैंने आपको बताया था बहुत सारी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रही थी और उस कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज था जो पार्टीज के पास अवेलेबल होगा वाइल दे आर इन्वॉल्विंग इन बिजनेस ट्रांजेक्शन. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सितंबर 1 1872 को आया था और अभी वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. मैंने कुछ टर्म्स बताए थे आपको अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के. अग्रीमेंट के बारे में कुछ एग्जाम्पल भी दिया था वर्मा जी एंड शर्मा जी का. आई होप आप सबको याद होगा. सो अग्रीमेंट का मैं आपको डेफिनेशन का फिर से बता देती हूँ. एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज टर्म्ड एज एग्रीमेंट. मतलब दोनों पार्टीज जो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं उसके वजह से जो कंसिडरेशन फॉर्म होता है वो एग्रीमेंट कहलाता है. मैंने आपको बताया था वर्मा जी एंड शर्मा जी का, जिसमें वर्मा जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको घर दूंगा और शर्मा जी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको घर के बदले 10 लाख रुपीज़ दूंगा. तो दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया और दोनों को प्रॉमिस के बदले कुछ ना कुछ मिल रहा है. सो अग्रीमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड कमर्शियल एग्रीमेंट. सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ये एग्रीमेंट करते वक्त पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता कि वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करे. वेयर कमर्शियल एग्रीमेंट जब वो पार्टीज जब कमर्शियल एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तब वो लोग दोनों पार्टीज को एक दूसरे को लीगली बाइंड करते हैं और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. मतलब एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल होगा इन द आइज ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में जो इन्फोर्सिबल होगा, जिसके उस वैसा एग्रीमेंट जिसके अगेंस्ट जिसके ऊपर कोर्ट एक्शन ले सकता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. कमर्शियल एग्रीमेंट ही एक ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल होगा बाय कोर्ट ऑफ लॉ एंड वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. वेयर डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते. सो इसका स्टेटमेंट ये बना था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता ही है क्योंकि अग्रीमेंट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब जो अग्रीमेंट एलिमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता ही है. बिना एग्रीमेंट किए हुए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. ऑल एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं है. सो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट को देखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता वहाँ, लेकिन अगर उसी तरफ हम कमर्शियल एग्रीमेंट को देखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है. सो ये स्टेटमेंट से ये है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कंटेन करता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ये जरूरी नहीं है. सो मैंने आपको कल लास्ट सेकेंड वीडियो में बताया था कि अग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ए नैरोवर कॉन्सेप्ट. क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट जो है वो सोशल और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों को राइज करता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही एग्रीमेंट कंटेन करता है जो लीगली इन्फोर्सिबल होगा बाय कोर्ट ऑफ लॉ. सो दोनों के बीच का डिफरेंस भी कुछ पढ़ लेते हैं. सो डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से रिवाइज नहीं करवाऊंगी ऑब्वियसली. एलिमेंट्स इसमें हैं ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस. अग्रीमेंट एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंटेन करता है. अग्रीमेंट में ऑफर होगा और एक्सेप्टेंस होगा तभी एग्रीमेंट बनेगा. वेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है. एग्रीमेंट और वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल है कोर्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. डेफिनेशन भी बता देती हूँ थोड़ा सा. दोनों पार्टीज का प्रॉमिस के वजह से जो कंसिडरेशन फॉर्म होगा उसी को हम एग्रीमेंट बोलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. इन राइटिंग, नॉट नेसेसरी एग्रीमेंट राइटिंग में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली राइटिंग और रजिस्टर्ड होता है और एक बार जब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों पार्टी एक दूसरे को लीगली बाइंड कर देते हैं. स्कोप ये वाइडर है, ये नैरोवर है. लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू पार्टीज. ये हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करिए जरूरी नहीं है. पार्टीज के पास राइट हो कि एक दूसरे के अगेंस्ट हो केस फाइल कर सके ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है और दोनों पार्टीज के पास राइट होता है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. सो आज हम एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे. तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया कि एक ऐसा पार्ट जिसमें सेक्शन 10 गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कुछ एसेंशियल सेक्शन 10 में दिया गया जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन कुछ एसेंशियल ऐसा भी है जो सेक्शन 10 में नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो आज हम पार्ट पी ही करेंगे, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल्स, वो पार्ट करेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं. 2 पार्टीज, देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पार्टीज टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. सिर्फ 2 पार्टीज नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन
मिनिमम 2 पार्टीज होना बहुत जरूरी है। एक पार्टी जो ऑफर देगा, सेकेंड पार्टी जो ऑफर एक्सेप्ट करेगा। जैसे वर्मा जी ने ऑफर दिया था शर्मा जी को, और वर्मा जी ऑफर दिए थे और ने एक्सेप्टेंस दिया था उस ऑफर को। सो ऑफर जो देगा वो ऑफर होगा। तो वर्मा जी ने ऑफर दिया था तो ही वॉज द ऑफरर, एंड शर्मा जी ने ऑफर एक्सेप्ट किया था तो ही वॉज द ऑफरी। तो मतलब ऑफरर वो पर्सन होगा जो ऑफर दे रहा है, ऑफरी वो पर्सन होगा जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसमें एक केस लो है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामन लाल एंड कंपनी। सो इस केस का फैक्ट ये है कि देयर वाज अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म था गुजरात में जिसका नाम था रमन लाल एंड कंपनी। तो वो लोग पार्टनरशिप फर्म में अनफर्म क्या हो रहा था कि ना डिसॉल्व हो रहा था। एंड आप सबको पता होगा डिसोल्यूशन के टाइम जो एसेट्स होता है फर्म का वो ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वही चीज़ इस फर्म के साथ भी हो रहा था, फर्म डिसॉल्व हो रहा था और दोनों पार्टनर्स जो थे वो एक दूसरे में एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तभी जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है जो गुजरात में था, उन्होंने ये आगे आते हुए कहा कि इस ट्रांजेक्शन जो हो रहा है इसमें हम टैक्स लगाएंगे, बिकॉज वो लोग ये कर रहे थे कि पार्टनरशिप फर्म जो है अपने पार्टनर्स को एसेट सेल कर रही है। तो फैक्ट ये था। तो कुछ दिन बाद जजमेंट आया इस केस के ऊपर, और जजमेंट ये आया कोर्ट का कि ये केस ये जो ट्रांसफर हो रहा है एसेट्स का वो सेल नहीं है, बिकॉज पार्टनर्स जो थे वो ज्वाइंट ओनर्स थे उस एसेट्स के, एंड एक ही टाइम पे वो बायर और सेलर नहीं बन सकते। सपोज जैसे कि कोई दुकानदार है, ओके, कोई शॉपकीपर है, तो वो अगर वो सेल कर रहा है किसी को, वो ओनर भी है वो सेलर भी है उसी शॉप का, अगर वो सेलर है तो वो एक ही टाइम पे वो अपना सामान तो खुद नहीं खरीदेगा ऑब्वियसली नॉट, कि वो एक ही टाइम पे वो सेलर भी बन जाए और बायर भी बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ कोर्ट ने भी कहा कि पार्टनर्स जो थे वो ज्वाइंट ओनर्स थे उस फर्म के, ना कि वो सेलर थे, लेकिन वो बायर नहीं बन सकते। तो मतलब ये बोला गया कि नो वन कैन सेल हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। अगर ये देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेल टेक डिपार्टमेंट ये सेल था, लेकिन कोर्ट ने बोला कि बोथ द पार्टीज वर सेम पर्सन, बायर वर ऑल्सो द पार्टनर, पार्टनर्स ही बायर थे और सेलर भी बायर से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक ही टाइम पे दोनों बायर और सेलर इन्वॉल्व हो, एक ही टाइम पे सेम पर्सन बायर भी हो और सेलर भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो कोर्ट का जजमेंट ये आया कि ये सेल नहीं था और वो दोनों पार्टनर ज्वाइंट ओनर्स थे फर्म के, इसलिए एक दूसरे में एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे थे। तो कंक्लूजन ये रहा कि दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसीलिए जो फेवर आया केस का जजमेंट फेवर आया किसके, रमन लाल एंड कंपनी के फेवर में। सो होपफुली आपको केस लॉ समझ आ गया होगा। इसका डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। एक केस लॉ का मैं हर एक केस लॉ का डिटेल वीडियो को अपलोड कर दूंगी। आपको अगर डिटेल में लिखना और पॉइंट्स भी लिखना है तो आप मेरे वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को कंसिडर जरूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एसेंशियल पॉइंट पे चलते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। व्हेन टू पार्टीज इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, जब दो पार्टी अग्रीमेंट में इंटर करते हैं, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज का इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करें। अगर हम देखें कमर्शियल एग्रीमेंट में जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वहाँ पे वो प्रिज्यूम्ड किया जाता था कि मतलब उसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। वहाँ पे इंटेंशन टू, दोनों जब वो एग्रीमेंट करेंगे कमर्शियल एग्रीमेंट, जब दो पार्टीज एग्रीमेंट करते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट, तो वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करते हैं, वैसा प्रिजम्पशन पहले से किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर सपोज अगर ये डिफाइन कर दिए, पहले से बता दे कि नहीं एग्रीमेंट करते वक्त वो दोनों लीगली बाइंड नहीं करेंगे, तो हाँ उसमें हम लोग मान सकते हैं, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इट डज नॉट एग्जिस्ट। So, whereas in social and domestic agreement, presumption to create a legal relationship does not exist. Social और domestic agreement में legal relationship का presumption exist नहीं करता, वो valid contract form नहीं करता। इसी में एक केस लॉ था बाल्फर वर्सेस बाल्फर। तो मिस्टर बाल्फर एंड मिसेस बाल्फर। तो इस केस लॉ का फैक्ट ऐसे था कि एक दो कपल थे जो सिलोन में रहते थे, एंड छुट्टी के टाइम वो लोग इंग्लैंड गए थे, लेकिन वहाँ पे उनकी वाइफ का तबीयत खराब होने की वजह से, मिसेस बाल्फर का तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ पे उन्हें एडवाइस किया गया कि आप इंग्लैंड में रहिए, लेकिन जो मिस्टर बाल्फर थे वो लोग वो अपने वर्क के लिए सिलोन वापस चले गए। सो मिस्टर बाल्फर ने मिसेस बाल्फर को जाते जाते प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड भेज दूंगा। कुछ महीने तक उन्होंने ये प्रोसेस किया, वो अपना प्रॉमिस कर रखा और 30 पाउंड अपनी वाइफ को भेजते रहता ताकि अपना मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है उसको वो चला सके। लेकिन कुछ झगड़ा फाइट की वजह से उन्होंने हस्बैंड ने पैसा देना बंद कर दिया एंड वाइफ ने उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया। सो डिसीजन ऑफ कोर्ट ये आया कि द कोर्ट हेल्ड दैट डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने ये बता के जजमेंट पास किया कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस एग्रीमेंट,
इस टाइप का एग्रीमेंट बनाते वक्त पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करे, बिकॉज द पार्टीज डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू फाइल अ सूट। पार्टीज के पास कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो दोनों को वो एग्रीमेंट तोड़ने की वजह से अगर एक दूसरे पे केस कर सके, वैसा कोई इंटेंशन हस्बैंड को जरूरत नहीं है कि वो पे करे मेंटेनेंस का अमाउंट अपनी वाइफ को। तो प्रोविजन अगर ये देखे तो आया था, प्रोविजन इसके पीछे ये था, डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में डोमेस्टिक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है। द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर बिटवीन द स्पाउसेस इन देयर डे टू डे अफेयर्स। हस्बैंड वाइफ के डे टू डे अफेयर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। सो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर भी यही सेम केस लॉ अप्लाई था कि मिस्टर बाल्फोर ने अपने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मिसेस बाल्फोर को मैं तुम्हें हर महीने पैसा भेजूंगा अपने मेंटेनेंस खर्चे के लिए, लेकिन कुछ झगड़े की वजह से वो बंद कर दिया। एंड केस मिसेस बाल्फोर ने केस किया, लेकिन केस का जो फेवर था वो मिस्टर बाल्फोर के फेवर में आया, मिस्टर हस्बैंड के फेवर में आया, ये बोल के कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता और यहाँ पे इंटेंशन क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं होता। सो अब थर्ड पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और इन रिटन। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। देयर आर मेनी कॉन्ट्रैक्ट विच शुड कंप्लाई विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। कुछ ऐसा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होना बहुत जरूरी है। लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे कि राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, साइंड, स्टैंपिंग एंड अटेस्टेशन। अटेस्टेशन मतलब कि उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना है, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, मतलब अटेस्टेशन मतलब कुछ फिटनेस होना चाहिए उनके पास। तो राइटिंग होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसको एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, और सिग्नेचर भी होना चाहिए और स्टैम्प भी होना चाहिए और अटेस्टेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर है आपका सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। शॉर्ट पॉइंट में समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लो एक बायर था ए और एक सेलर था बी। ए ने बायर को बी को बोला कि मैं तुम्हारा हाउस परचेस करूंगा, मैं तुमसे हाउस परचेस करूंगा, एंड बी ने बोला कि ठीक है मैं अपना हाउस में बेचूंगा at ₹50 to 60 लाख। ठीक, तो यहाँ पे देखें तो प्राइस जो था वो अनसर्टेन है। यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता कि बी कितना में घर सेल करेगा ए को, एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। 51 में, 52, 53, 54 लाख कितना में, 50 और 60 लाख के बीच में बहुत सारे नंबर आता है, ऑलमोस्ट 1 to 9, राइट। 51 to 59 तक आते हैं, तो कितना में एग्जैक्ट सेल करेगा वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे सर्टेन नहीं है प्राइस, तो इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं उसके पॉइंट्स। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग और इनडिफिनाइट। एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, इनडिफिनाइट नहीं होना चाहिए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, ये अगर मान लीजिए पॉसिबल ही नहीं है, एग्रीमेंट क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया ना ए एंड बी का, बी ने सेल करना तो चाहा उसको, लेकिन कितना प्राइस में, एग्जैक्ट प्राइस क्या था, 51 था, 52 था, या फिर 53 था, 54 था, कितने लाख में बेचेगा वो यहाँ पे बताया नहीं गया था। तो इसलिए ये जो अग्रीमेंट है वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मीनिंग अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होगा इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, सो है अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई एग्रीमेंट कर देता कि हाँ ऐसा एग्रीमेंट कर देता, जो ऐसा काम के लिए एग्रीमेंट कर देता है जो इम्पॉसिबल है करने के लिए। सपोज एग्जांपल के लिए मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल यार, कोई भी किसी भी जन्म में पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी के लिए चांद तोड़ के लाओ। इट इज नॉट पॉसिबल, एग्रीमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। एंड मान लीजिए सपोज ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हारे लिए खजाना खोज के लाऊंगा, खजाना मैजिक से डिस्कवर कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल एक्ट है। इम्पॉसिबल एक्ट के लिए एग्रीमेंट किया गया, तो ये पॉसिबल नहीं है एंड इट इज नॉट वैलिड। सो एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ के आइज में इन्फोर्सेबल नहीं होगा ऐसा एग्रीमेंट, जो ऐसा काम के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया जो इम्पॉसिबल है करने के लिए, तो उस केस में एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। हैंस इट विल नॉट बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करेगा लाइक लॉ के आइज में। सो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। सो मैंने आपको पार्ट बी का हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। टू पार्टीज विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये 5 पॉइंट्स है जो सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी इनको एसेंशियल्स रखा जाता है ताकि एसेंशियल होना चाहिए, इनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इनका प्रेजेंस होना चाहिए वाइल फॉर्मिंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कल हम लोग सेकेंड वीडियो जो मेरा आएगा, जो 4th वीडियो आएगा, वो सेक्शन 10 में क्या क्या
दिया हुआ है और क्या क्या एसेंशियल है, वो जो सेक्शन 10 में अवेलेबल है, जो पहले से डिफाइन किया गया है, वो पढ़ेंगे। सो आज हम ये रखेंगे और आप प्लीज़ इस सबको नोट्स डाउन जरूर कर लीजिएगा पॉइंटर्स में, ताकि आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो। और केस लॉ का वीडियोस मैं डाल दूंगी, दोनों केस लॉ, बालफर वर्सेस बालफर एंड स्टेट ऑफ गुजरात एंड रमन लाल एंड कंपनी। आई होप आप सबको सब समझ आया, और थैंक यू सो मच अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, एंड बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।